हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से कक्षा 10वीं के विज्ञान का झारखंड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पेपर होने वाला है 20 तारीख को। ठीक है, विज्ञान का। तो यहाँ पे हम महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि लड़ेगा लड़ेगा। ठीक है, एकदम 100% है कि आपका सब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो लड़ेगा लड़ेगा। तो इसे ध्यान से देखें और समझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। ठीक है, तो हम लोग का अवतल दर्पण का दो गो उपयोग लिखना है कि कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, पहला लिखे क्या है, सोलर कुकर में और मोटर कार के हेडलाइट में। ठीक है, और सोलर कुकर में और मोटर कार के हेडलाइट में। और भी आप लिख सकते हैं, तो जैसे सैलून में होता है, बाल कटवाने जाते हैं तो वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और दंत जो दांत का डॉक्टर होता है ना, दंत विशेषज्ञ, वहां पर भी अवतल दर्पण का हमारा उपयोग होता है। ठीक है, तो दो लिखना है, तो यहाँ पे हम दो लिखे हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इसे ध्यान से समझिए कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखना है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या लिखना है कि अंतर लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान से देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी। तो यहाँ पे देखिए कि अंतर में क्या लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। ठीक है, तो पहले उत्तल लेंस में लिखे हैं। देखिए क्या है कि उत्तल लेंस क्या होता है, यह बीच में मोटा तथा किनारे में क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस ऐसा होता है, आपको पता होगा कि यह देखिए बीच में क्या है, मोटा है। ठीक है, बीच में मोटा है और किनारे में पतला है। इसमें किरणें संसरित होती है, यानी इसमें जो किरणें होती है ना, अगर इधर से किरण आएगा तो देखिए यहाँ से कट के फिर एक जगह पे जाएगा, एकत्रित हो जाएगी। संसरित का मतलब एक जगह मिलती है। ठीक है, एक जगह क्या होती है कि किरणें मिलती है। अब क्या बोल रहा है सी नंबर, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो याद रखना है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है उत्तल लेंस में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग अवतल लेंस का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अवतल लेंस क्या क्या दिया हुआ है, देखिए अवतल लेंस में क्या दिया हुआ कि यह बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ बीच में पतला है और किनारे किनारे क्या है हमारा, मोटा है। ठीक है, और क्या था, इसमें किरणें अपसरित होती है। ठीक है, जो इसमें किरणें जो होती है वो क्या होती है, अपसरित होती है। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे कि किरणें जाएगा यहाँ से और ऐसे विचलित हो जाएगा। ठीक है, किरणें यहाँ से जाके कट कट के क्या होगी, विचलित होगी, अपसरित होगी। तो ये अवतल लेंस बोल रहा है। ठीक है, सी नंबर, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है कि जो अवतल लेंस होता है उसमें खाली आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इससे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, तो समझ में देखिए आना चाहिए। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसके कारण कोई व्यक्ति वस्तुओं को, जो दूर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु क्या होता है कि निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। दृष्टि पटल का मतलब होता है रेटिना। ठीक है, तो रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिससे वह दूर का तो देख सकता है परंतु पास का नहीं देख सकता। ठीक है, दीर्घ बोले तो बोला कि दूर, और दूर वाला हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। तो अब देखिए क्या बोलता है कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं, तो उत्तल लेंस से। ठीक है, तो देखिए इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का जो चश्मा होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिखता क्या है। ठीक है, उत्तर में क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का फैलता है, ठीक है, के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, याद रखना है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है जब वायुमंडल में, देखिए ये सूर्य है और ये वायुमंडल बना देते हैं। ठीक है, प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलता है। ठीक है, लाल रंग अधिक तरंग दैर्घ्यता का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम, और नीले रंग का तरंग दैर्घ्यता का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीला वाला क्या होता है कि सबसे अधिक फैलता है और लाल रंग सबसे कम, तो इसका तरंग दैर्घ्यता कम होता है नीला वाला का, तो चारों ओर क्या होता है, फैलता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग का अधिकतम होती है, इसलिए जो आकाश का रंग होता है ना नीला होता है, दिखाई देता है। तो नीला अधिक फैलता है, इसलिए जो स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग हम लोग को नीला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि परागण व निषेचन क्रिया में एक दूसरे पर किस प्रकार भिन्न है। ठीक है,
जो परागन और निषेचन क्रिया है ना वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं परागन व निषेचन क्रिया में विभिन्नता लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परागन क्रिया लिखे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए निषेचन क्रिया लिखे हैं। तो सबसे पहले हम परागन क्रिया को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए नंबर में क्या लिखे हैं कि वह जिसमें कहता है कि वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागकण कहते हैं, ठीक है। परागन क्रिया हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। तो बी नंबर क्या है, यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। यह जो है वो जनन क्रिया का क्या है, प्रथम चरण है। अब देखते हैं कि निषेचन क्रिया में क्या लिखे हैं कि देखिए निषेचन में क्या है हमारा कि वह क्रिया जिसमें नर तथा मादा युगों को मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाते हैं, ठीक है। और बी नंबर में क्या है, यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है, ठीक है। और सी नंबर में भी इसमें देखिए ऑप्शन लिखे हैं कि आपको अच्छे से याद रहे कि निषेचन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। अगर सिंपल से आपको समझना है तो आजकल के जो मनुष्य हो उनका जब बेबी नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन कराते हैं मशीन से, ठीक है। बाहरी में क्या होता है, निषेचन होता है, तो इसको बाह्य निषेचन बोल सकते हैं। अंतर जो शरीर के अंदर अंडाशय या गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब में जो होता है उसको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है, ठीक है। किसी भी जीव में ना नियंत्रण और समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है इसको देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको आप याद करिए लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करिए लीजिएगा, ये 95% है कि लड़िए जाएगा, एकदम 95% है, लड़िए जाएगा। और ये लेसन 7 से आपका प्रश्न है, ठीक है, यह आपका प्रश्न। तो चलिए आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो जो एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है, तो देखिए उत्तर, जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है, ठीक है। किसी भी जीव के शरीर में अनगिनत बहुत सारी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति इन अभिक्रियाओं की क्या होती है कि निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल में समन्वय से कार्य करते हैं, ठीक है। अतः अंततः क्या होता है कि जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है यह अभिक्रियाएं की दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है, ठीक है। समन्वय मतलब दोनों का आपस में मेल जोल। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्यता है। ये दोनों कार्य तंत्र और हार्मोन द्वारा संपादित होते हैं, यानी हार्मोन द्वारा यह चलते हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको एकदम ध्यान से रखना है कि एक जीव में नियंत्रण और समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि पोषी स्तर क्या है, ठीक है। पोषी स्तर क्या है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देकर इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बनाए, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम रटिए लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमको लगता है कि 97% लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। ये 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है, 2019 में भी पूछा गया ये प्रश्न है। तो एकदम ध्यान से देखिए क्या है कि सबसे पहले हम पोषी स्तर क्या होता है उसको समझाते हैं, ठीक है। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हिरन को कौन खाएगा, जैसे कि घास है तो घास को कौन खाएगा, हिरन, ठीक है। हिरन को कौन खाएगा, शेर। तो ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है और इसमें उदाहरण तो दे दिए, अब विभिन्न पोषी स्तर को बना के लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जो हिरन है, हिरन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिरन, सॉरी पहले हमारा क्या है, घास है। घास को कौन खाएगा, हिरन। घास को हमारा खाएगा हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, हमारा हिरन को कौन खाएगा, बाघ। इधर लिख देते हैं, ठीक है, बाघ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि प्रथम पोषी स्तर घास है, ठीक है, और यह उत्पादक है। देखिए ये घास प्रथम पोषी स्तर है और यह उत्पादक है, ठीक है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है, द्वितीय पोषी स्तर कौन है, हिरन, ठीक है। और यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर शेर है, यह उच्च मांसाहारी है, ठीक है। यहाँ पे समझना है कि घास को हिरन खा लेगा और हिरन को क्या खा लेगा, बाघ। तो सबसे पहले जो हिरन होता है घास को खाएगा तो ये शाकाहारी, जो घास फूस खाता है साग सब्जी वो शाकाहारी होता है, तो इसे शाकाहारी करेंगे। और बाघ सब कुछ खाता है, सर्वाहारी होता है बाघ, ठीक है, यानी मांसाहारी जो है बाघ, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न, इसको एकदम ध्यान से आप कर लीजिएगा। 8 नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कि नहीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रवृत्ति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण दो दिए हैं कि Al2O3
और तथा जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि क्या पूछ रहा है, भार्जन एवं निस्तापन में दो अंतर लिखना है। ठीक है, ये भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है जो कि 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, तो भार्जन और निस्तापन में क्या अंतर है देखिए, तो भार्जन एवं निस्तापन में अंतर। ठीक है, भार्जन सबसे पहले है, उसके बाद हम लोग निस्तापन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भार्जन को हम लोग पढ़, तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो जो भार्जन क्रिया होता है ना, उसमें क्या होता है कि अयस्क को ना वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और देखिए बी नंबर क्या, यह प्राय सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। यह जो होता है वो सल्फाइड अयस्क के साथ होता है। ठीक है, अब आगे देखिए निस्तापन में क्या हमारा लिखा हुआ है, जो निस्तापन है उसमें क्या है। ठीक है, तो निस्तापन में क्या है देखिए कि इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि निस्तापन में एकदम कम से कम वायु की उपस्थिति में जो पदार्थ होता है उसको अयस्क को गर्म किया जाता है। और यह कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। यह जो है वो कार्बोनेट अयस्क के ही साथ होता है, इसलिए बोलता है कि कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या है, यह उपयुक्त है। 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देखिए कि खतरे का निशान लाल रंग का होता है, क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि खतरा का रंग लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण ये दूर से भी क्या होता है कि दिखाई देता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए उत्तर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लाल रंग कोहरे धुएं से कम कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का दिखाई देता है तथा खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है कि जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, ठीक है, यह मान लेते हैं देखिए यहाँ पे लाल रंग ही है, तो ये लाल रंग जो है ना यह दूर से भी दिखाई देता है। ठीक है, अभी मैं लाल रंग का उपयोग क्यों कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा इसलिए। यह दूर से भी दिखाई देता है और इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब ये फैलेगा ही नहीं। जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि जो नीला का जो रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि यह जो लाल वाला जो रंग होता है इसका प्रकीर्णन होता ही नहीं, सबसे कम इसी का विचलित होता है। ठीक है, तो जिसके कारण यह लाल का लाल रंग दिखाई देता है। और आप देखिएगा कि स्कूल बसों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पे रास्ते पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसमें लाल ही रंग से लिखा हुआ रहता है कि खतरा का निशान भी लाल रंग से बनाया हुआ जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको यदि ऑब्जेक्टिव के भी प्रश्न देखने हो और सब्जेक्टिव के देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आज ही मैंने डाला है, जो कि कल लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।